हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी और हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा जो दिया था फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में, जिसमें उन्होंने कहा था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, तो इसके स्टेप्स होते हैं जिसमें पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, देन डीएनए से आरएनए जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, देन आरएनए से आपका प्रोटीन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसी को हमने मीन्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को हमने डिटेल में स्टडी करना है। सो आज का वीडियो लेक्चर है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के की पॉइंट्स पर कि आप इस वीडियो के अंत तक क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि ये क्या होता है और ये किसने दिया था। देन आपके मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट हम सीखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए जो रेप्लिकेशन करता है उसकी मशीनरी क्या है। एंड फोर्थ एंजाइम्स, मीन्स आपकी मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इसके बारे में आपको आज कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है, देखिए ये क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मतलब क्या है, ये किसने दिया था। तो जैसा कि आपको पता है जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक थे वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और साथ में हाइपोथेसिस दी थी। ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाइपोथेसिस दी थी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ नहीं था, इसको इन्होंने प्रूफ नहीं किया, सिर्फ हाइपोथेसिस दी कि हाँ ऐसा होता है। अब यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि एक डीएनए है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसकी जो स्ट्रैंड है ये पहले अलग अलग हो जाती हैं, ये पेरेंट हैं। ठीक है, और जो पहला स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेट कर लेता है एक न्यू स्ट्रैंड के साथ, वैसे ये भी रेप्लिकेट कर लेगा एक न्यू स्ट्रैंड के साथ। तो आप देख रहे होंगे ये न्यू स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन न्यू जो आपकी स्ट्रैंड बन गई है रेप्लिकेट होके, जो यहाँ पर पेरेंट डीएनए से जो डॉटर डीएनए बने हैं, इसमें आपके वन स्ट्रैंड तो न्यू है बट एक स्ट्रैंड आपकी पेरेंट ही है, मीन्स 50-50%। ठीक है, 50-50% है यहाँ पर। दैट मीन्स ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। बट ये बात प्रूफ नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी कह चुकी हूँ। तो इस बात को प्रूफ किया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए आज का हमारा सेकंड की पॉइंट देखते हैं, जो है आपका मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कैसे प्रूफ किया था कि डीएनए आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक की हाइपोथेसिस को इन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था। मेसेल्सन एंड आपका स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस बैक्टीरिया का यूज़ किया था वो था ई कोलाई। क्या था? ई कोलाई। ठीक है, बैक्टीरिया है और इन्होंने इस ई कोलाई को ग्रो किया था N15 वाले आपके आइसोटोप में, जो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने? ग्रो किया। किस मीडियम में? N15। और N15 मीडियम के लिए उन्होंने लिया था NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
NCERT की लाइन है कि जो आपका N15 है ये नॉन रेडियो एक्टिव है। क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव है और ये आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको आइसोटोप का मतलब पता ही होगा केमिस्ट्री में, जैसे आपका ये नाइट्रोजन है 2, इसके जो इनका जैसे कि आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, इस वाले का एटॉमिक नंबर नॉर्मल नाइट्रोजन का 14 और इसका 15। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है? आपके आइसोटोप्स हैं और ये हैवियर आइसोटोप हुआ, इससे एक नंबर ज़्यादा है। तो ये हैवियर आइसोटोप में जब ग्रो किया तो यहाँ पर जो DNA इसका मिला, ठीक है, DNA जो मिला वो कैसा मिला? N15 वाला ग्रो हो गया। ठीक है, अब इस DNA जो हमारा N15 वाला मिला, इसको इन्होंने डिस्टिंग्विश्ड किया। जो आपका नॉर्मल DNA है आपके किसकी है? सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से, और किस में? डेंसिटी ग्रेडियंट, किसका? सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अलग करने के लिए क्या लिया था? डेंसिटी ग्रेडियंट लिया था सीजियम क्लोराइड का। ओके, और किस मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन से इन्होंने हैवी आइसोटोप वाले DNA को नॉर्मल DNA से अलग किया था सेंट्रीफ्यूगेशन से। किस? डेंसिटी ग्रेडियंट जो आपका सीजियम क्लोराइड का बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जब उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया N15 मीडियम में, तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो था उस पर इसका जो, ठीक है, अपीयरेंस थी वो बेस पे थी ऐसे करके, क्योंकि हैवी है सब, पूरा ही का पूरा जो आपका ये है था हैवी आया था। ठीक है, अब क्या क्या देखिए, अब इन्होंने इसको अगेन ग्रो किया 20 मिनट्स तक। ठीक है, 20 मिनट्स तक ग्रो किया किस में? N14 वाले नॉर्मल नाइट्रोजन में इन्होंने इसको ग्रो किया। अब यहाँ पर बात उठती है कि 20 मिनट्स तक ही क्यों किया? ठीक है, ज़्यादा क्यों नहीं किया, कम क्यों नहीं किया? तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका ई कोलाई होता है वो रेप्लिकेट करता है DNA को 18 मिनट में, देन सेल डिवाइड होती है 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं उसको सेल डिवाइड करने में, और DNA रेप्लिकेट करने में उसको टाइम लगता है 18 मिनट का। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 20 मिनट। इसलिए यहाँ पर 20 मिनट दिया है, और ये एक एक चीज़ आपकी NCERT बुक में दी है, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर ग्रो किया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड जो आई है N15 है, सबसे पहले इसकी जो स्ट्रैंड है वो अलग होंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि इसको ग्रो किया था N14 वाले में, तो इसमें जो न्यू स्ट्रैंड आएगी वो किसकी आएगी? अब आपके N14 वाले की। तो ये N आपका 14 था और ये आपका N15 था। ओके, अब यहाँ पर जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट था वहाँ पर इसकी लोकेशन आपकी कहाँ पर आ जाएगी? मिडिल में। ठीक है, और ये आपका हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब समझ रहे हो ना, आधा आधा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, इसको इन्होंने अगेन ग्रो किया 40 मिनट्स तक, 40 मिनट्स तक ग्रो किया N14 मीडियम में ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपकी DNA की स्ट्रैंड आई हैं क्या क्या हैं? देखिए आपकी, ये आपका N15 है। ठीक है, ये अलग अलग हो गई N15, देन आपका ये N14 है और ये आपका N14 है। ये स्ट्रैंड पहले अलग अलग हो गई। अब क्योंकि इसको ग्रो किया था N14 में, तो जो इसकी न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो N14 ही बनेगी। ठीक है, N14 आपका किससे शो किया है? ब्लू से। तो आपकी न्यू स्ट्रैंड बनेगी ये। सबकी न्यू स्ट्रैंड ये बन गई। तो देखिए ये आपका N14, ये N14,
N14 N14। तो यहाँ पर देखो आपको क्या कंक्लूज़न मिला, ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपकी पेरेंट है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पेरेंट और फर्स्ट जनरेशन को देखोगे तो यहाँ पर पेरेंट का जो डीएनए था वो N15 था, और फर्स्ट जनरेशन में क्या आया आपका, जैसे दो स्ट्रैंड आई थी, दो यहाँ पे डीएनए डॉटर डीएनए बने हैं, तो आपकी ईच डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड आपकी N14 की न्यू है, एक स्ट्रैंड आपकी डीएनए की ओल्ड है, दोनों में सेम है। मीन्स इस डीएनए की बात करें तो इसमें आपका 50% क्या है, पेरेंट है, 50% क्या है, आपका न्यू है, ठीक है। अब देखो थर्ड जनरेशन में, देखो अब थर्ड जनरेशन के लिए पेरेंट्स तो यही है ना। तो यहाँ पर देखिए आपकी दो हाइब्रिड थे, ठीक है। यहाँ पर कितने हाइब्रिड आए हैं, देखिए ये वाला और ये वाला हाइब्रिड है, मीन्स ये पेरेंट है और ये आपके न्यू बन गए। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे 4 में से 2 पेरेंट हैं, 2 आपके न्यू बने, मीन्स 50% वाला हिसाब हो गया ना। यहाँ पर भी मीन्स जब इसको डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेट किया गया तो एक आपका यहाँ पर, ठीक है, एक आपका यहाँ पर 2 आपके हाइब्रिड आए, हैवी वाले आए, और यहाँ पर नॉर्मल आए। तो यहाँ पर यही तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही ये कंफर्म हो गया, ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आई होप आपको ये होल जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम अपने थर्ड स्टेप या थर्ड की पॉइंट्स की ओर चलते हैं, दैट इज़ मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। मशीनरी आप सीखेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की पॉइंट की ओर, जो है मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमारा है मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था कि पहले डीएनए कैसे कॉइल होता है, ठीक है, एंड देन लास्ट में कैसे क्रोमोसोम्स के अंदर सुपर कॉइल्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोम होगा इस तरीके से, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग हाईली कॉम्पैक्ट होती है इस तरीके से, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होती है। अब सबसे पहले जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो हमें इनको खोलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर ये क्रोमोसोम बैक्टीरिया का है, ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया का है तो क्रोमोसोम्स के अंदर इस डीएनए को, हाईली कॉइल्ड डीएनए को खोलने का काम करता है गायरेज एंजाइम। कौन करेगा? गायरेज एंजाइम। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इसे खोलने का काम करता है टोपोइसमरेज एंजाइम, ठीक है, टोपोइसमरेज एंजाइम इसे खोलने का काम करता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब इसने, अगर हम बात करें हम यूकैरियोट्स की, तो टोपोइसमरेज ने इसे खोल के बना दिया है इस टाइप से, जो डबल हेलिक्स आपका डीएनए होता है। तो ये डीएनए बन गया। अब ये 2 स्ट्रैंड है इसमें, अब इन स्ट्रैंड को अलग अलग करने की ज़रूरत है, ये ऐसे करके इस कॉइल को खोलने की ज़रूरत है। तो इस आपके जो डबल हेलिक्स का जो डीएनए है इसमें जो कन्वर्ट करता है, मीन्स खोलने का काम करता है, तो यहाँ पर सेकंड एंजाइम जो होता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक एंजाइम क्या यूज़ हुआ, बैक्टीरिया में गायरेज, और आपके यूकैरियोट्स में क्या यूज़ हुआ, टोपोइसमरेज, ठीक है, टोपोइसमरेज। एंड हेलिक्स को खोलने का काम, हेलिकल को खोलने का काम जिसने किया उसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई।
देन अब देखिए, अब जो डीएनए है ये आपका ऐसे बन गया लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अब बात आती है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है 2.2 मीटर का होगा, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर एक एंजाइम और होता है जिसे कहते हैं डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, वो उस जगह की खोज करता है जहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, ओके। तो ये क्या करेगा, अब देखिए, जैसे कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ए टी जी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, इसका जी, इसका जी, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ना एज़ कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये आप सभी लोगों को केमिस्ट्री में पता होगा। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये डीएनए ए प्रोटीन का काम क्या है, ये ऐसी जगह को तलाशेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। मीन्स सपोज़ यहाँ पर एक कोई रीज़न है जहाँ पर ए टी ए है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री टी ए टी है, ठीक है, सब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये इस जगह पर क्या करेगा, जो प्रोटीन आएगा अपने हुक फंसा देगा ऐसे करके, इधर से भी आके और इधर से भी आके ऐसे करके खींच देगा, ठीक है। तो देन इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने सर्च कर लिया है कि यहाँ पर से हाँ रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, तो इस प्लेस को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट, ओके, समझ में आ गया। देन अब देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बन गया है खींच के, तो इसका ओनली हाफ स्ट्रक्चर ही लिया गया है आपकी NCERT बुक में, जो इस टाइप से बना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसमें कैसे रेप्लिकेशन होगा और कौन कौन से एंजाइम और आगे को आएंगे ये आप सीखेंगे। अभी हमारे कौन कौन से एंजाइम यूज़ हो चुके हैं, गायरेज, टोपोइसोमरेज, हेलिकेस एंड डीएनए ए प्रोटीन, ये एंजाइम आपके यूज़ हो चुके हैं। चलिए मैं रफ़ कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो हम कहाँ पहुँचे थे, हमारा यहाँ पे बन चुका था आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, जो यहाँ पर इतनी चीज़ खुल गई है इसे कहा जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब समझते हो ना, कि उसको देख करके उसकी कॉपी करना जो होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्योंकि ये आपके सिंगल स्टैंड अलग अलग हो गए हैं, अब इनकी कॉपी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉपी करने का जो काम करता है वो करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, बहुत इम्पॉर्टेंट, पॉलीमरेज, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज ही यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना आपका स्टार्ट करता है, स्टार्ट नहीं करता है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी, बट थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर ऐड करेगा, किसको देख के करेगा, इस वाले के न्यूक्लियोटाइड्स को देखकर ऐड करेगा, मीन्स डीएनए से ही डीएनए बना रहा है। दैट्स वाई इसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट आपकी NCERT की लाइन है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि इस वाले स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को देखकर ही ये इसकी कॉपी करेगा। दैट्स वाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके एंटी पैरेलल बना देते हैं, ये होते हैं 5 to 3, ये इसका एंटी पैरेलल 3 to 5। अब चलिए इसकी कुछ बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं, कंडीशंस, ठीक है। तो पहली बात, ये जो रीड करता है
ये 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करता है। कहाँ से रीड करेगा? 3 to 5 डायरेक्शन में, ठीक है। और पॉलीमर बनाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा वर्क करेगा सिंगल स्ट्रैंड में। ये कुछ इसकी खासियत है, ठीक है। ओके, चलिए तो देखिए, क्योंकि ये जो रीडिंग करता है ये 5 to 3 नहीं करता है, 3 to 5 करता है, ठीक है। मीन्स ये यहाँ से इधर को रीड नहीं करेगा, ये यहाँ ऐसे रीड करेगा, क्योंकि देखो 3 to 5 है ना, तो ये ऐसे रीड करेगा, ना कि ऐसे। सेम चीज़ 3 to 5 है तो ये ऐसे रीड करेगा, ना कि ऐसे। क्लियर हो गया ना? चलिए अब सेकंड चीज़, जैसे कि मैंने कहा था ये स्टार्ट नहीं करता है, तो ये कभी भी डीएनए यहाँ पर इसको कॉपी करना स्टार्ट नहीं करेगा। ये कहेगा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डबल हेलिक्स, मतलब अ पीस ऑफ डबल हेलिक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले बनता है आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। इस आरएनए को कौन बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम बनाता है। क्या? आरएनए, ठीक है। जो ये आपका आरएनए बना है, इस आरएनए को कहा जाता है प्राइमर। प्राइमर मतलब प्राइमरी, सबसे पहले जो चीज़ बनती है प्राइमर। अब जब इसको यहाँ पे प्राइमर मिल चुका है, देन अब इसका ये करेगा, हाँ अब मैं काम स्टार्ट कर लूँगा। अब तब यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए दोबारा समझा देती हूँ। आपका जो रेप्लिकेशन करने का मेन काम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम करता है वो करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इसकी कुछ बातें हैं कि ये जो रीड करता है ये 3 to 5 डायरेक्शन में करता है, एंड पॉलीमर जो बनाता है वो 5 to 3 डायरेक्ट, क्योंकि इसका एंटी पैरेलल तो बनाएगा, ठीक है। ये एंटी पैरेलल ही तो बनाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि डीएनए के जो डबल हेलिक्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। देन ये सिंगल स्ट्रैंड में ही काम करेगा, मीन्स एक डीएनए इस वाले स्ट्रैंड में काम करने के लिए दूसरा एंजाइम आएगा, तो ये यहाँ दूसरा एंजाइम काम करेगा, मतलब करेगा यही लेकिन दूसरा, और यहाँ पर ये, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं ये वाले का जो खुला हुआ है। अब क्योंकि रीड ये 3 to 5 कर रहा है, ठीक है, एंड क्या होगा आप देखिए, तो ये पहले सेम चीज़, क्योंकि इसको तो स्मॉल पीस ऑफ चाहिए अभी हेलिक्स, तो यहाँ पर पहले आपका आरएनए बनेगा, देन ये आएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे करके। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ें तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि डीएनए थोड़ा सा और खुलेगा। जैसे डीएनए की डबल हेलिक्स है, पहले ओनली इतना खुला, फिर इतना खुलेगा, देन इतना खुलेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा उसकी कॉपी होते जाएगी, ठीक है। अब आपका जो डीएनए है वो इतना खुल गया है, ओके, और इस पे काम ऑलरेडी कितना हो चुका था? इतना काम हो चुका था, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर आपका मैसेंजर आरएनए नहीं, आरएनए था, ऐसे करके, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी? 5 to 3, ये बना रहा है 5 to 3, ठीक है। इसकी क्या है? 3 to 5, और रीड ये कहाँ से करेगा? 3 to 5। अब सेम चीज़ देखिए, चूँकि ये रीडिंग आप ये कर रहा है 3 to 5, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग तो इसकी हो चुकी है, ये खुलते जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये वाली स्ट्रैंड खुलते जाएगी, ये आगे को न्यूक्लियोटाइड्स बिना किसी रुकावट के ऐड करता जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना खुला तो इसने इतने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर ऐड कर दिए, बट इसके साथ थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये रीड जो कर रहा है वो 3 to 5 कर रहा है, ठीक है। कंडीशन इसकी ये है, तो यहाँ पर जब इसने एंडिंग ख़त्म कर दी, अब क्योंकि आगे को तो डीएनए है ही नहीं, ठीक है, मतलब स्ट्रैंड है ही नहीं, अब इसको उछल के आना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ से इधर को नहीं बनाएगा कभी भी, वो 5 to 3 नहीं बनाएगा, 3 to 5 बनाएगा। तो अगेन अब इसको शुरू से फिर से स्टार्टिंग करनी चाहिए। अब ये फिर से कहेगा मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा, पहले तो मुझे यहाँ पर प्राइमर चाहिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपका आरएनए बनेगा स्मॉल अमाउंट में, देन ये आएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आई? बहुत इजी है, अच्छे से समझिएगा। देन अगेन
ठीक है, एक और हम कर लेते हैं। ये इधर को नहीं बनेगा क्योंकि ठीक है ये डबल स्ट्रैंड है ऑलरेडी। तो अगेन ये आपका खुल गया है इतना, ऐसे करके। ठीक है, हमारे ऑलरेडी इतना बन चुका था। ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे खुलता आ रहा है वैसे वैसे स्ट्रैंड बनाता चला आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। बट इसने पहले यहाँ से इतना बनाया, फिर यहाँ से इतना बनाया, देन उछल करके फिर से वो स्टार्टिंग चाहेगा, कहेगा मुझे तो यहाँ पे RNA चाहिए थोड़ा, ठीक है, प्राइमर चाहिए, देन वो यहाँ से इतना बनाएगा। तो ये आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस इस तरह से होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें इम्पॉर्टेंट। क्या आप जो डायरेक्शन थी 5 to 3, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रैंड में आप देख रहे होंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड हो रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई इस स्ट्रैंड को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रैंड बोला जाएगा। बट इस वाले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। ठीक है, किस में बन रहा है? फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, या फिर इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूसली। डिसकॉन्टिन्यूसली, तो इसलिए इसे बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोला जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाएगा। समझ में आ गया। और इन फ्रेगमेंट्स, जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब चूंकि ये फ्रेगमेंट्स हैं तो इनको जोड़ना भी ज़रूरी है। तो ये जोड़ जिससे ये ऐड होने हैं, मीन्स जॉइंट हो रहे हैं, वो जॉइंट करने का काम करता है DNA लाइगेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि किस तरह से मशीनरी हो रही है DNA रेप्लिकेशन में। DNA खुलता जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता जाता है, मतलब होता जाता है। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का काम होता है वो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का होता है, जो हमेशा 3 to 5 की रीडिंग करता है एंड पॉलीमर 5 to 3 की डायरेक्शन में करेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट काम और है इसका कि ये ना पीछे को भी देखते रहता है कि कहीं पे मैंने गलती से कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड नहीं कर लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ये A है, ये T है, ये G है, C है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो होना चाहिए। C के साथ जैसे G होना चाहिए, G के साथ C, T के साथ A के साथ T। सपोज़ गलती से उसने T के साथ यहाँ पर G ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीछे को देखता है, ये आएगा, इसको कट कर देगा और सही करेगा, T के साथ A को ऐड करेगा। मीन्स जो इसने गलती की है उसको सुधारने का भी काम करता है ये DNA पॉलीमरेज। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, कि कैसे होता है। एंड अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव तो है ही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना, एक पेरेंट है आपका, एक न्यू बना है पेरेंट, तो ये सेमी क्या है आपका, रेप्लिकेशन कैसा आया, सेमी कंजर्वेटिव प्लस आपका एक कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, एक डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहा है, प्लस सेमी डिसकॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, या फिर सेमी कॉन्टिन्यूसली या सेमी डिसकॉन्टिन्यूसली। ठीक है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव डिसकॉन्टिन्यूसली। तो ये सब आप मतलब आपको जैसे आपके ऑप्शन होंगे उसके बेसिस पे आपको खुद ही आंसर, मोस्ट प्रोबेबली आंसर कौन सा होगा खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रैंड आपका कॉन्टिन्यूसली बनता है, सेकंड वाला आपका डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है, और मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा आप उसी को ही करके आएंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर एक एंजाइम और का क्या है, DNA पॉलीमरेज, और क्या था आपका जॉइंट, जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जॉइंट करने का काम किसने किया था, DNA लाइगेज।
तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से, डीएनए तो हमारा बन चुका है, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।